नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और हमारा आज का विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों का। मैं कामाक्षा मिश्रा SCERT से हूँ और मेरी दाईं ओर हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह जी। सर, हम आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय राजेश सिंह सर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में निदेशक के पद पर हैं और आप रिसर्च एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट देखते हैं। सर का इस विषय में 22 वर्षों का लंबा अनुभव है और सर ने 500 से अधिक पेटेंट अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही 30 से अधिक प्रकाशन, कई अवार्ड्स और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक्नॉलेजमेंट अवार्ड, जिसे केवल 2% टॉप साइंटिस्ट जहां पर एक्नॉलेज किए जाते हैं, उस लिस्ट में भी सर को स्थान मिला है। सर, हम बहुत गौरवान्वित हैं आपको आज स्टूडियो में पाकर। और मेरे बाईं ओर आदरणीय कुलदीप गैरोला सर हैं। आप संयुक्त निदेशक हैं विद्यालयी शिक्षा विभाग में और सर का 34 वर्षों का लंबा अनुभव इस राजकीय सेवा में है। हम गौरवान्वित हैं सर आज स्टूडियो में आपको यहाँ उपस्थित पाकर, और निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षक साथ ही साथ हमारे समस्त दर्शक आपकी इस बातचीत से लाभान्वित होंगे। के विषय में कहना चाहूँगी कि सर ने राजकीय सेवा के साथ साथ एक मोटिवेटर की भूमिका भी निभाई है और एक बहुत अच्छी लीडरशिप पर पुस्तक सर की अवेलेबल है, जिसका नाम है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। इसके साथ ही सर ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है और इससे संबंधित सर की एक बहुत अच्छी पुस्तक चुटकी में विज्ञान और साथ ही साथ लीडिंग द इंडियन वे नाम की पुस्तक भी हमें दिशा निर्देश देने के लिए अभी उपलब्ध है। तो हम अपने दोनों विशेषज्ञों का आज इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं और बिना विलंब के अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आदरणीय राजेश सर से है कि सर, असल में ये बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है? What is intellectual property rights? थैंक यू मिश्रा मैडम। एक्चुअली बौद्धिक संपदा हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट्स अ इंटेलेक्ट बेसिकली, ये आपके दिमाग की उपज कि आप देखते होंगे कि सोसाइटी में आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं और मन में विचार आता है कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो ही अगर इस तरह के विचार आते हैं, तो इस तरह के विचारों को अगर आप चाहते हैं कि हम इनके प्रति कोई संरक्षण लें या इनको कहीं पर जो है रजिस्टर्ड करें, तो ये बौद्धिक संपदा को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और जैसे कि संगीत है, आप देख रहे हैं बहुत सारे संगीत को लेकर कॉपीराइट वायलेशन हो जाते हैं कई बार, और हमें बहुत हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। जो कॉपीराइट होल्डर होते हैं वो आपको उनको पेनल्टी देनी होती है अगर गलती से आपने उनका म्यूजिक यूज कर लिया। तो यही है कि अगर हम कोई भी संगीत है, कोई हम कोडिंग अच्छी करते हैं, उनको हम सेव करना चाहते हैं, स्ट्रांगली उनके प्रति अपना राइट लेना चाहते हैं, तो हम इनको ले सकते हैं। जैसे कि संपत्ति है आपकी, उनके अगेंस्ट आपको रजिस्ट्री करानी होती है ना, तो रजिस्ट्री क्या है? वो एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से आप अपने विचार, जो आपके सॉल्यूशंस माइंड में चल रहे हैं, जो सोसाइटियल प्रॉब्लम्स को लेकर है, लाइक अगर उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, इवन रिवर रेजुन्युएशन। जैसे आपने देखा होगा गंगा रिवर रेजुन्युएशन में कितना गवर्नमेंट ने अच्छा पैसा भी लगाया और बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस उसमें लोगों ने अप्लाई किए, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस जनरेट किए और उनको कहीं पर रजिस्टर्ड कराया। और बहुत सारी ऐसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आइडियाज़ को उन आइडिया को रजिस्टर्ड करके आप उनसे कमर्शियल यूज कर सकते हैं मनी अर्निंग में। तो ये दिखेगा नहीं कि
आपके विचार आया, सॉल्यूशन आया, ये आपको वर्चुअली है माइंड में, तो इसको भी आप सेव करके इससे भी आप कमर्शियली इससे अर्न कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर्टी राइट करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं इसको। तो मेरा यानी विचार सर ये था। बहुत सुंदर सर। यानी सरल भाषा में यदि हम कहें तो बौद्धिक संपदा अधिकार असल में हमें सुरक्षा प्रदान करने सुरक्षा। के लिए है, अपने किसी भी आइडिया के लिए। यस। गेरोला सर, मैं चाहूंगी कि कुछ इनपुट सर आपकी ओर से इस संबंध में सर। हाँ, धन्यवाद कामाक्षा जी। और जैसा कि डॉक्टर राजेश जी ने बहुत अच्छा आप सबको और हम सबको बताया कि इसकी अवधारणा क्या है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये सब किया जाना चाहिए। तो खास करके जो सामाजिक समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए, रचनात्मकता को संरक्षित करने के लिए ये कंसेप्ट आया है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो कॉपीराइट वाला मसला और ये जो पेटेंट का मसला है, इंग्लैंड से शुरू होता है 1617 ईस्वी में, जब वो मोनोपोली पेटेंट के नाम से एक चीज़ डिजाइन करते हैं और रखते हैं लोगों के सामने कि जो लोगों ने कोई विशेष चीज़ बनाई है वो संरक्षित रहे। बाद में जो हमें लेटेस्ट हिस्ट्री मिलती है वो 1790 में सैमुअल हॉपकिंस जो हैं पहला पेटेंट कराते हैं अमेरिका में, और जो कि पोटेशियम नाइट्रेट की बनाने की प्रक्रिया है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझेंगे कि किस तरह से पेटेंट इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद भारत में ये हिस्ट्री शुरू होती है 1856 से, और 1857 में पहला एक पेटेंट होता है जो कि एक लोहे की छड़ का होता है। तो ये भी आप समझेंगे कि वो छड़ कुछ विशेष होगी, जो आज देखते हैं टीएमटी सरिया होती हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं, जो विशेष डिजाइन या विशेष कोई सामग्री कोई बना लेता है, तो कोई दूसरा उसका अगर प्रोडक्शन करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है, तो वो तभी कर सकता है जब उसकी अनुमति हो जिसने इसे बनाया है। तो इसीलिए उसको राइट कहा गया है। तो 4 प्रकार के राइट हमारे कंट्री में हैं और या दुनिया में प्रचलित हैं। जैसे ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कि प्रत्येक कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, वो उसकी पहचान होती है, कोई दूसरा उस तरह का ट्रेडमार्क नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि किसी की कंपनी की सामग्री कोई उसकी विश्वसनीयता के आधार पर खरीद रहा होता है, कोई उसके उत्पाद का उपयोग उसकी विश्वसनीयता के आधार पर कर रहा होता है, तो कोई दूसरा अगर वही चीज़ मार्केट में लाकर देगा, तो वो जो जिसने बनाया है उसे वित्तीय हानि तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उस उत्पाद के प्रति अगर जो लोगों में कोई कमियां पाई जाती हैं, तो वो भी जो मूल उत्पादक उसका होगा या जिसके पास ट्रेडमार्क होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसको संरक्षित करने के लिए ट्रेडमार्क है। तो हर कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है। इवन हमारे जो सरकारी विभाग होते हैं उनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं, उनका अपना एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह को भी कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं उपयोग कर सकता। तो आप देखते होंगे, जैसे आप देखते हैं जो हरे जो आपके पदार्थ हैं, खाद्य भोज्य पदार्थ हैं, उनकी जो कंपनियां हैं उनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं। तो कई सारे प्रोडक्ट आप जानते हैं, जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको नाम से आप बुला रहे हैं तो वो उनका ट्रेडमार्क है। तो इस तरह से दूसरी चीज़ जो इसमें आती है, तो ये तो पूरी कंपनी के प्रोडक्ट को संरक्षित करने की बात आ गई। जो ट्रेडमार्क आएगी, जिस ट्रेड में वो कंपनी है या जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, कई प्रोडक्ट उसके अंदर अंदर आ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो बड़ी चीज़ है उसे जिसे हम पेटेंट कहते हैं, जिस पर अभी डॉक्टर राजेश ने आपसे बात कही, तो पेटेंट है कि कोई समस्या का समाधान, कोई आपने मॉडल बनाया है, कोई सामग्री बनाई है आपने ऐसी जो किसी समस्या का समाधान देती है। जैसे आप कह रहे थे कि आपने देखा कि बरसात में पानी बहुत गंदा होता है, तो क्या कोई आदमी ऐसी मशीन बना सकता है जो स्रोत पर ही पानी को अच्छा कर दे, या ऐसी पोर्टेबल मशीन होगी जो जगह कम घेरे और घर में पानी शुद्ध आए? इस तरह का विचार लोगों के मन में आते हैं। तो यही यही समाधान है। हम आज जो कुछ भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो देख रहे हैं, हम चाहे मोबाइल ले लें या चिप ले लें या बिजली के एलईडी बल्ब ले लें, या इस तरह की कोई भी चीज़ आप देखेंगे, तो ये सब अपने आप में कभी ना कभी पेटेंट हुई होंगी। तो दूसरा दूसरा चीज़ ये है। तो बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये सब कुछ? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप नववैज्ञानिक हैं, आपके जो विचार हैं, उन विचारों से अगर कोई चीज़ बन सकती है, कोई डिज़ाइन बन सकता है, कोई मॉडल बन सकता है, वो आपका है। तो हो सकता है कि समाज उसको उपयोगी पाए, या जो संस्थान अभी आपको प्रक्रिया बताई जाएगी किस तरह से पेटेंट होता है, वो उसको उपयोगी पाएँ, तो वो आपका संरक्षण रहेगा, आपका उससे नाम होगा, आपको उससे आर्थिक लाभ भी होगा और समाज का भी भला होगा। तो तीसरी चीज़ जो है वो कॉपीराइट है। तो 3 प्रकार के जो बौद्धिक संपदा अधिकार, मैंने आपसे बात की अभी पहले, ट्रेडमार्क की बात की, पेटेंट की बात की, और अब मैं कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ। तो कॉपीराइट मुख्यतः जो है ये लेखन सामग्री है। किसी ने कोई कविता लिखी है, किसी ने कोई उपन्यास लिखा है, किसी ने कोई लेख लिखा है, किसी ने कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखा है,
ये कॉपीराइट में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, किसी ने कोई विशेष पेंटिंग बनाई है, किसी ने कोई विशेष म्यूजिक दिया है, तो जैसा अभी डॉक्टर राजेश बता रहे थे कि एक का म्यूजिक दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये सब इसलिए है कि ताकि जो जिसकी मूल संपत्ति है, जिसने वो अर्जित की है, जिसने वो विकसित की है, वो उसको लाभ मिले। तो और लोग प्रोत्साहित हों समाज में कि इस तरह की चीज़ें और आनी चाहिए। तो ये कॉपीराइट में आता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपके पास है वो हमने बता दिया आपको। नंबर 1 ट्रेडमार्क, नंबर 2 कॉपीराइट, नंबर 3 पेटेंट, और इसके बाद डिज़ाइन। जो डिज़ाइन आप बनाते हैं कोई किसी विशेष पर्पज़ के लिए, वो भी अपने आप में आजकल एक कॉपीराइट डिज़ाइन का एक राइट है। वो डिज़ाइन आप किसी उपयोग के लिए बनाते हैं, किसी शहर का बनाते हैं, किसी विशेष बिल्डिंग का बनाते हैं, और वो चाहे बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन आप उसमें बताते हैं कि इसमें ये स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, तो वो सब आपके कॉपीराइट में आएंगे, डिज़ाइन कॉपीराइट में। इसी तरह से आजकल तो जो आपका कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया है, उसमें तो डिज़ाइनों की भरमार है, तो ऐसे डिज़ाइन आपके कॉपीराइट होंगे। और एक बड़ी नई चीज़ इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरली लोग इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी जाननी ज़रूरी है, जिनको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, जीआई टैग। ये एक किस्म से किसी रीजन विशेष का कॉपीराइट है। जैसे कि हम उत्तराखंड में हैं, तो हमें कुमाऊं की जो ऐपण है, वो जीआई टैग प्राप्त है हमारे देश में। और उसी तरह से हमारे कई सारे खाद्य पदार्थ हैं, हमारा झंगोरा है, हमारे जो मंडवा है, इस तरह से बहुत सारे हमारे जो पदार्थ हैं वो जियोग्राफिकली इंडिकेटेड है। मतलब दुनिया में कोई भी उस प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसे बताना होगा कि ये प्रोडक्ट वहाँ का है। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि ये आप कहीं दूसरी जगह पैदा हो और कहे कि ये मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी एक तरह से ये राइट्स हैं उस रीजन के, उस समाज के, जो लोग उसको उत्पादित कर रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। और भारत में भी इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। 1856 में ये भारत में शुरू हुआ था, और पहला जो मैंने आपको बताया 1857 में एक उसको मिला, और अभी 1970 में हमारे दोबारा से ये रिवाइज हुए हैं, और समय समय पर होते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे देश में बताया, मैं देख रहा था कि लगभग 50,000 पेटेंट के लिए लोग आवेदन करते हैं साल दर साल, और बड़ी संख्या में उसमें स्वीकृत भी होते हैं। कई सारे उसमें औद्योगिक उत्पादनों में भी जाते हैं। तो विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर हम इसको देखें, तो जैसे हमारी कई सारे कार्यक्रम हैं, जो साइंस एग्जीबिशन होती है, सबसे मूलतः बहुत दिखने में छोटा कार्यक्रम लगता है कि बच्चों ने कोई मॉडल बनाया और वो अब वर्तमान में आया और वो राष्ट्रीय पुरस्कार तक पाया गया, लेकिन पुरस्कार पाने के बाद उसे अंदर रख दिया गया, जबकि वो एक अपने आप में बड़ा वैज्ञानिक समाधान था किसी समस्या का। तो विद्यार्थियों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो मॉडल आपने बनाया, और उनके टीचर्स को और अभिभावकों को और हम जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, कि अगर बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में भी, जिसके मॉडल्स आगे नहीं जाते हैं, कहीं किसी और प्रतियोगिता में नहीं जाते हैं, अगर उसमें भी कोई ऐसी सामग्री है कि जो लगता है कि नई नई प्रकार की है, ये विशेष तरह की सोच है, तो उसको पेटेंट कराए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और खास करके हमको शिक्षा विभाग को इसमें लीड लेनी चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, जो कंसर्न हमारा इंडियन पेटेंट ऑफिस है, उनके साथ कांटेक्ट करके, या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पेटेंट में एक्सपर्टाइज रखती हैं, जैसे आप डॉक्टर राजेश कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हम मदद ले सकते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं। बहुत जी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने हमको ये तो बताया ही कि हमारे ये जो पेटेंट करने का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, इसके विषय में भी सर ने हमें बहुत हमारा ज्ञानवर्धन यहाँ पर किया। और साथ ही साथ सर ने ये भी बता दिया कि विद्यार्थियों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर ने बात की, हम ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, ये 4 प्रकार के तो सर ने डिस्कस किए ही, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन राइट्स की बात सर ने की। और साथ ही साथ हमको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, टैग्स के बारे में भी हमें बताया यहाँ। तो सर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे युवा इनोवेटर्स के लिए क्यों इतनी आवश्यक है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों जाने वो इस बात को सर? राजेश सर, मेरा प्रश्न ये आपसे जी है जी कि क्यों जाने वो इस जी जी थैंक यू प्रॉपर्टी मैडम। राइट्स के बारे एक्चुअली जो गैरोला साहब ने अभी बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारा पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट होता है,
ट्रेडमार्क होता है, डिज़ाइन होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड सीक्रेट भी है एक ना, जैसे रेसिपी है कोई, आपने देखा होगा कि इतनी सारी रेसिपीज़ है जो कि ट्रेड, कोक है, कोक का अपना ट्रेड सीक्रेट है, ये है। इवन इसके अलावा भी चिप डिज़ाइन, ये भी एक तरीके का, जो अभी हम देख रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हमने 3 बहुत बड़े डिज़ाइन चिप फैब्रिकेशन के प्लांट भी लगाए हैं। तो वो चिप फैब्रिकेशंस को भी हम एज ए चिप डिज़ाइन को फाइल कर सकते हैं। तो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमारे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस आता है, कोई सॉल्यूशन आता है किसी प्रॉब्लम का, तो हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाएं। देखो कई बार क्या होता है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, ऐसे स्कूल्स में होता है। और हमने देखा होगा कि जो बच्चों की तादाद है कॉमर्स और आर्ट को, तो वो लोग साइंस सोचते हैं कि पेटेंट सिर्फ साइंस के लोग ही लिख सकते हैं, बट पेटेंट्स या ये आईपीआर की कोई बाउंड्रीज नहीं है पहले तो, कि कोई भी थॉट आ सकता है। मैं आर्ट का बंदा हूँ, मेरे माइंड में एक थॉट आया, अब वो थॉट आ गया लेकिन मुझे नहीं पता है कि उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है यहाँ पर, वो है प्रॉपर टीम मैनेजमेंट। कि भाई अगर मेरे माइंड में थॉट आ गया, मैंने एक नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप तो बना दिया, विच आई हैव सीन इन सो मैनी अर्लियर साइंस एग्जीबिशन, कि वहां पर बच्चे बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस से नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप को डिजाइन करते हैं। वो नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप ठीक है, बट जब हम उसको जाएंगे कि हम इससे इसका कमर्शियल कोई फायदा ले, इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो, किसी कोई मैं कंपनी अपना कोई स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस मैं इससे स्टार्ट करूं, तो मुझे फंक्शनल प्रोटोटाइप चाहिए होगा। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोटोटाइप को डिजाइन करने के लिए मुझे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो नॉलेज सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में शायद नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें कोलैबोरेट करना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। हमारे आसपास अगर हम उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमारे आसपास आईआईटी रुड़की है, हमारे आसपास बहुत सारे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, हमारे आसपास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं। सर मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने भी यस इस प्रकार का यस कुछ यस, कार्य किया? हमारी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली जुलाई में 1 मंथ का समर इंटर्नशिप हमने इनवाइट किया। तो हमारे कुछ स्कूल्स के जो कि सेंट जूस है, एन मैरी है, कुछ स्कूल्स के बच्चों ने उनमें रजिस्टर्ड किया, तो अराउंड 42 स्टूडेंट ने वो इंटर्नशिप ज्वाइन की। और हमारा इंटर्नशिप का सार था कि किस तरीके से हम ऐसे रोबोट्स फैब्रिकेट करें जो कि सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से यूजफुल हो, लाइक वेस्ट कलेक्टिंग रोबोट्स हो, कि लाइक हम अपने प्रीमिसेस में, लाइक यहाँ का प्रीमिसेस जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, इस प्रीमिसेस में अगर एक रोबोट हम सोचे कि चलकर आए, वो खुद नॉक करे, ह्यूमन विदाउट ह्यूमन बीइंग, और वो नॉक करके खुद कूड़ा कलेक्ट करने की करे, मतलब ठीक है हम उसमें डालें, बट वो क्या होगा, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, और उसको दिन भर हम इस टास्क में लगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन होगा तो थक जाएगा। मैं लेकिन विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि बच्चों को बड़ा लाइव एक्सपीरियंस रहा होगा या आपके तो वो संस्थान में। हमने उसको किया, और लास्ट में 6 आइडिया थे, हमने उनको बहुत ही अच्छे से मैच्योर कराया, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कोई भी प्रोटोटाइप हम बनाने से पहले हमें पेपर वर्क करना होता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि भाई अगर मैं वो डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तो मेरी 60% प्रॉब्लम, जो पूरे सॉल्यूशंस बनना था जो, उसका 60% सॉल्यूशन हो चुका होता है अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लूँ तो सबसे पहले मुझे प्रायर आर्ट करनी होगी, देखना होगा उसका रिव्यू क्या है, कितने लोगों ने इस टाइप के प्रोटोटाइप बनाए हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन बनाए हैं, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट अगर एक बार बना लूंगा मैं, तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से मेरी 60% प्रॉब्लम क्लियर होगी। इसकी मैथोडोलॉजी क्या होगी, इसमें मैं सेंसर्स कौन से यूज़ करूंगा, एक्चुएटर्स कौन से यूज़ करूंगा, डिस्प्ले डिवाइसेस कौन से यूज़ करूंगा, कम्युनिकेशन मैं किस वे से कराऊंगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये किया, और 6 पेटेंट्स जो है वो उन स्कूल के बच्चों ने कुमुलेटिव किए, और हमने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया। वो फाइल होने के बाद पब्लिश भी हो गए हैं, जो हमारा आईपीआर जनरल है भारत सरकार की, और होप सो के मे बी इन रिव्यू प्रोसेस 1-2 ईयर्स में रिव्यू होंगे, एफईआर आएगी, और वो शायद हो सकता है ग्रांट भी हो जाए। तो बहुत ही ट्रेडिशनल हमने सोचा कि भाई डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम रोबोट बनाएं, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में ही या आपके आपके प्लेस पर भी, स्कूल में भी रिसेप्शनिस्ट फिजिकली है, तो अगर पेरेंट्स ज़्यादा आ गए या काउंसलिंग है, उस समय बहुत सारे पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है, तो ऐसे अगर गैजेट हम बना ले कि वो उस ग्रुप को या उस भीड़ को
रोबोट मैनेज करे, क्योंकि वो ऑटोमेट मशीनरी है, वो थकेगा भी नहीं और वो रिपीटेटिवली टास्क कर सकता है। एक टास्क को 20 बार करवा सकते हैं हम, 50 बार करा सकते हैं इनफाइनाइट टाइम। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि ऐसे सॉल्यूशंस हम सोचें, और अगर हमारे माइंड में आ गया तो हम उसे प्रोटेक्ट जरूर कराएं। फिर कल ये ना हो कि आपने सोचा और आपके और वो बगल वाले मटेरियलाइज होने स्टूडेंट से ने पहले ही वो चला गया चला किसी और गया के पास। चला तो गया। ये कुल मिला के तो विचारों को सुरक्षा प्रदान सुरक्षा करना है। प्रदान करना जी है basically। सर, एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्टेप वाइज हमें बताया जाए कि असल में आईपीआर को के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे, सपोज, है ना? तो सर उसका प्रोसेस भी हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारे मेंटोर्स को जरूर पता होना चाहिए। जी जी जी। तो सर इसे एक बार एक्चुअली शेयर करें। हम चाहें तो खुद भी कर सकते हैं पेटेंट्स फाइल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम जाएं भारत सरकार की एक वेबसाइट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। उसमें आप जाएं और उस वेबसाइट में आपको पूरे फॉर्म्स मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ लीगल प्रोसेस। जी और मुझे लगता है कि एज ए टेक्नोलॉजी अगर मैं वो लीगल सीखने लगूं कि वो फॉर्म 2 का मतलब क्या है, फॉर्म 5 का मतलब क्या है, फॉर्म 16 का क्या मतलब है, एक एक है कि रिवीलिंग द डिटेल ऑफ इन्वेंटर्स, ऐसे फॉर्म्स हैं। तो वो फॉर्म्स में समझूं, इससे बढ़िया है कि मैं अपनी इनोवेशन पे ज्यादा काम करूं। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कि आईपीआर पे अटॉर्नी हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप हमें मेरे क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन पूछेगा वो आपको एक डॉक्यूमेंट में, आप उनके आंसर्स दे दीजिए, सिस्टम का क्या डिस्क्रिप्शन है वो दे दीजिए। जब आप वो दे देंगे तो अटॉर्नी वो फॉर्म्स खुद भर लेता है, फॉर्म 2, फॉर्म जो भी फॉर्म है रेलेवेंट टू और ये फाइल सब द पेटेंट। ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है। अवेलेबल भी जी है, हम खुद भरना चाहें। लाइक मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे पास एक आईपीआर की डिवीजन है, उस डिवीजन में स्पेशलिस्ट है, अटॉर्नी है, हमने रिक्रूट किया हुआ। वो अटॉर्नी को हम उनके 5-6 क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, वो अटॉर्नी फाइल करता है, फिर डॉक्यूमेंट बनाता है। देन यू सी द फेस ऑफ दैट पेपर। आप देखेंगे वो पेपर, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सुंदर बन गया, बिकॉज वो अपने इनपुट भी ऐड करते हैं उसमें। क्योंकि आप एज ए इनोवेटर हो सकता है आपका माइंड टेक्निकल बहुत चलता हो, बट जैसे ही आप कलम लेके लिखने बैठे तो आप 4 लाइन भी ना लिख पा रहे हो। तो आप उसको कम डेटा दें तो वो उससे इंटरप्रेट करके, आपसे सुनकर, आपसे बात कर कर वो कुछ तथ्य निकाल लेगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट से फॉर्म में जो लीगल वे से फाइल करना है वो सबमिट हो जाएगा गवर्नमेंट को। जैसे ही वो सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद वो फिर एक आईपीआर, भारत सरकार की आईपीआर, जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरल, भारत सरकार, उस जनरल में पब्लिश होता है वो पेटेंट। जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे, क्योंकि वो पब्लिक में ओपन है, तो कोई भी उस पेटेंट पे कि नहीं भाई ये तो मेरा ऑलरेडी फाइल है, तो आपका वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको ओपन कर दी। अगर कोई ऑब्जेक्शन 6 महीने तक नहीं आया तो फिर वो उस आपके नाम से। वो नाम नहीं होता, उसके बाद भी प्रोसेस है। फिर वो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो आईपीआर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो रिव्यू करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। और आपने कुछ क्लेम करे होते हैं अपने इनोवेशन के रिगार्ड में, 5 क्लेम, 8 क्लेम, 10 क्लेम, जो भी है, वट एवर यू हैव डन, उस क्लेम को के ऊपर चेकिंग होती है कि भाई आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो वाटर को प्योरीफाई कर रहा है, उसकी प्योरिटी सेंस कर रहा है यूजिंग पीएच सेंसर। लेकिन ये क्लेम अगर मिल गया किसी और के डॉक्यूमेंट में, तो वो उस पर रेज करेगा कंसर्न कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिश है, उसने ये क्लेम ऑलरेडी जस्टिफाई किया हुआ है, कि आप कैसे बताएंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये डिफरेंट है। तो आप उसको एफईआर को सपोर्ट करके आंसर्स दे दो, जैसे पब्लिकेशंस में होता है ना रिव्यू ऑफ की भी, रिव्यूअर से कमेंट आ गए हैं, ऐसे ही पेटेंट में कमेंट्स आते हैं क्लेम्स के ऊपर। तो आप उसको जस्टिफाई करो। अगर अटॉर्नी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर जो भारत सरकार का है, पेटेंटेड एग्जामिनर, वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको ग्रांट कर देता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मान लिया 8 क्लेम थे और आपके 6 नोवल निकले ही नहीं, तो वो आपको डिस्पोज कर देता है उसको, मतलब वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, इजी है, बट इट्स स्टार्टिंग में 1.5-2 साल 3 साल का टाइम आपको लगेगा, मतलब पूरे प्रोसेस में। बट इसमें भी है कि मान लिया मैं किस डोमेन में कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स ले रहा हूँ, मैं मैकेनिकल ले रहा हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी ले रहा हूँ, मैं लीगल ले रहा हूँ, मैं किस वे में फाइल कर रहा हूँ, किस डोमेन में। तो जैसे अभी एआई चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं इस समय एआई वाले या आईओटी वाले डोमेन के पास है। तो कुछ पेटेंट, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया या बायो मेडिकल ले लिया, बायो मेडिकल में कम एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं और 1-1.5 साल में भी पेटेंट ग्रांट हो रहे हैं। पहले तो
मेरे 2014 में मैंने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से मेरे 21 पेटेंट्स फाइल थे, यू नो वो 22 में ग्रांट हुए हैं, 22-23 में ग्रांट हुए, 8 साल बाद। लेकिन अब गवर्नमेंट, स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो बहुत उसमें लंबा इतना था, टाइम टेकिंग बट प्रेजेंट गवर्नमेंट टेकन और स्पीड अप दिस प्रोसेस, उन्होंने इस प्रोसेस को बहुत रैपिड किया है। और अब जितने भी पेटेंट 21, 22, 23 में फाइल हो रहे हैं वो विद इन 1.5, 2.5 मतलब इस समय तक हो जा रहे हैं ग्रांट। और ग्रांट हो गया तो आप फिर या तो खुद कंपनी ढूंढें, या कोई कंपनी आपका पेटेंट पड़ा है, देख लिया उसने और वो चाहता है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर सकते हो अपनी शर्तों पर, कि भाई मैं एक गो में पैसा लूंगा, या फिर मैं पर प्रोडक्ट जो बिकेंगे मैं उन पर प्रोडक्ट पैसा लूंगा, पूरी समय रॉयल्टी लूंगा। तो ये बेनिफिट है और ये तरीका है। ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है, हमारे टीचर्स, बच्चों के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं उन सभी दर्शकों के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं स्विच करती हूँ आदरणीय गैरोला सर की तरफ। सर, कॉपीराइट का अनुभव तो आपके पास भी, तो सर इस पे आप कुछ विजनिंग ज़रूर हमारे दर्शकों की कर सकते हैं। जरूर। आप प्लीज सर। धन्यवाद कामाक्षा जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने रखी और हमारे बच्चों को और टीचर्स को और जो लोग भी इसे सुनेंगे उनको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। और आपने जो प्रश्न उठाए बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, तो आप भी को भी बधाई है। आपने अभी कॉपीराइट के संबंध में पूछा और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पेटेंट पर हमारी बात चल रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कई तरह के काम करते हैं। जैसे हमने कहा, हम जब भी सोचते हैं तो पेटेंट में केवल हमारे दिमाग में आता है कि कोई सामान बनाया होगा और उसका उसका पेटेंट होना चाहिए, या कोई सामग्री बनाई होगी उसका पेटेंट होना चाहिए। लेकिन जो आपने कॉपीराइट वाली बात कही, तो वो भी एक सामग्री को संरक्षण की बात है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हिस्सा है। तो कॉपीराइट में हमारे बच्चे अक्सर कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और कई बार लेख लिखते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि उनको जो भी लिखते हैं, एक तो पहले उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करके अगर आप उसे, कोई वेबसाइट है या आपने कोई चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब है या किसी और भी तरीके से आप उसे रखते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये मतलब मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा कॉपीराइट है। तो इसके लिए पहले जो आप पेपर कोई लिखते हैं, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका हुआ हो। आप इवन आपकी वेबसाइट आपने बनाई हुई है, उस पर जो जो सामग्री है वो आपकी सामग्री है। तो बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि आपने कोई अच्छी कहानी लिखी और उसमें, अभी कहानी छोटी है लेकिन उस कहानी को से आइडिया लेके किसी ने और बड़ी बढ़िया कहानी लिख दी, लेकिन कहानी का मूल वही है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी अपने जो भी आप लिख रहे हैं उसको अभी से कॉपीराइट मानकर चलिए, क्योंकि विचारों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता और विचारें किसी की संपत्ति भी नहीं होती है। लेकिन उसकी संपत्ति जरूर होती है तब तक जब तक वो सबको परमिशन नहीं देता। कॉपीराइट एक्ट ये भी कहता है। तो लेकिन आपके विचार अगर अच्छे हैं और वो लोग उसका उपयोग करना चाहते हो, तो आप भी खुश होंगे। तो एक तो तरीका अभी शुरुआती स्टेज में ये है। बाकी जब आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसके लिए ISBN नंबर किताबों से मिलेगा आपको। जर्नल्स होंगे तो वो जर्नल अपने आप में एक कॉपीराइट के प्रतीक हैं। जिस जर्नल ने आपका लेख छाप दिया, जर्नल के पास वो कॉपीराइट आपके आपके साथ साथ है, तो वो अपने आप में एक तरह से का कॉपीराइट है। तो जो हमारे बच्चे लिखेंगे, जब आप किताबें लिखेंगे तो उसको आपको ISBN नंबर आपको मिलेगा। वो नंबर आपको कॉपीराइट देगा कि ये मैटर। दूसरी बात, तो पूरी दुनिया में अवेलेबल होगा उस नाम से कि ये किताब जो है इस व्यक्ति की लिखी हुई है। तो जब भी कोई पुस्तक लिखें तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड तरीका है रजिस्ट्रेशन का, उसके थ्रू जाएं, क्योंकि आप छपवाते हैं किसी से और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। तो वो अगर वो टाइटल किसी ने और ने नहीं लिया है तो वो टाइटल आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप उस प्रक्रिया में जाएं, जो प्रकाशक हैं उनसे कहें कि आप ये करें, क्योंकि मैं देखता हूँ बड़ी संख्या में लोग किताबें छापते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको कॉपीराइट नहीं करते इस तरह का कि वो पब्लिक डोमेन में रहे, उसको ISBN नंबर नहीं मिलता है। तो उस वजह से उनको वो लाभ नहीं मिल सकते जो लाभ उनको मिलने चाहिए। के बारे में जो